अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्दी बैच आज से प्रारंभ कर दिया गया है और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हिंदी। और जो हिंदी में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, वर्णमाला। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों या अक्षरों या लिपि चिन्हों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ पे दो टर्म आया है, क्या क्या, वर्ण और यहाँ पे हम देखते हैं लिपि चिन्ह। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना होगा कि वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो वर्ण यानी कि जिनका खंड न किया जा सके, जिसको और तोड़ा न जा सके, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जिसका खंड न किया जा सके। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर नयन, अब इस नयन का हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक। तो वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, न धन अधन, य धन अधन, न धन अ। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या इस न को और अधिक तोड़ा जा सकता है या फिर इस अ को और अधिक तोड़ा जा सकता है, नहीं ना। तो अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, वर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म और क्या है, लिपि चिन्ह है। तो लिपि चिन्ह को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, लिपि क्या होती है। तो अगर हम देखें, जैसे अगर कोई हम स्वर ले ले, अ और ई ले लेते हैं, ठीक है। तो यही जो लिखने का ये ढंग है, यानी जिस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। और इसे जिस चिन्ह के द्वारा, जैसे इसकी आकृति ऐसे बन गई, तो ये जो चिन्ह है, जिस चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, लिपि चिन्ह कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो लिखने का ढंग होगा वो क्या कहलाएगा, लिपि कहलाता है। लिखने का जो ढंग होगा वो क्या कहलाएगा, और लिपि कहलाएगा। और जिस चिन्ह के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं जिस चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, लिपि चिन्ह कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो वर्ण होता है, वर्ण को ही क्या कहा जा सकता है, लिपि चिन्ह कहा जा सकता है। और इसी वर्ण को क्या कहा जा सकता है, ध्वनि, है ना। तो इसे कैसे वर्ण, लिपि चिन्ह को वर्ण कहा जा सकता है, या वर्ण को ध्वनि कहा जा सकता है, या ध्वनि को वर्ण कहा जा सकता है, इसको हम देखते हैं कैसे ना। तो वर्ण यानी कि जो ये लिपि चिन्ह है, लिपि चिन्ह का मतलब यही अ ई, और इसी को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो ये जो लिपि चिन्ह का लिखित रूप होता है, ठीक है, लिपि चिन्ह का जो लिखित रूप होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। और इसी लिपि चिन्ह का जो मौखिक रूप होगा, यानी जिसे हम बोलकर व्यक्त कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ध्वनि कहलाएगा। लिपि चिन्ह का मौखिक रूप। तो यहां से प्रश्न भी किया जाता है कि
वर्ण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो या तो ऑप्शन में ध्वनि दिया रहेगा तो ध्वनि हो जाएगा, लिपि चिन्ह दिया रहेगा तो लिपि चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। या पूछा जाएगा ध्वनि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो हम लोग किसको टिक लगाएंगे? वर्ण को लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? वर्ण के प्रकार। अब हम लोग क्या देखते हैं? वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला क्या है? स्वर है, और दूसरा क्या है? व्यंजन। तो स्वर है और व्यंजन है। तो इस वीडियो में जो हम लोग जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं वो क्या है? स्वर है, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग किसको? व्यंजन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो स्वर क्या होता है? यानी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। लेकिन जब व्यंजन क्या होता है? जब किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए उसको अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है और इसको नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग स्वर में देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अ, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क, ठीक है। अब इस क को क्या इस अ को क्या हम तोड़ के लिख सकते हैं? नहीं। लेकिन इस क को सबसे पहले इधर हम देखते हैं, अगर इसको हम तोड़ के लिखिए तो ये क्या लिखाएगा? क प्लस अ। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ये जो क है हमारा क्या है? वर्ण है, और इसको उच्चारित करने के लिए हमें किसी एक अन्य वर्ण जो कि क्या है? स्वर है, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो जब किसी के उच्चारण के लिए, किसी वर्ण के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े तो वही क्या होता है? व्यंजन होता है। और बिना किसी अन्य वर्ण के मतलब सहायता से हम लोग इस व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते, इसको बोला नहीं जा सकता जब तक कि किसी स्वर के या किसी अन्य वर्ण की हम लोग इसको सहारा नहीं देंगे, इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इसको किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इसलिए ये क्या होगा? स्वर कहलाएगा। ये स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जाता है ना। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं? स्वर टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे अब यहाँ पे हम लोग स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। स्वर का वर्गीकरण देखने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से जो प्रश्न किया जाता है, जैसे अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी होगी? 13 होगी। अगर आपसे केवल पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में पूछी जाए तो कितनी होगी? 11। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कुल स्वरों की बात की जाए तो 13 होगा जो इसका उत्तर होगा, और केवल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या या फिर पूछा जाए मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होगा। अब यहाँ पे जो 2 सम्मिलित नहीं किया जा रहा है वो कौन कौन सा है? अंग और अह है। इसको जो है न तो स्वर में सम्मिलित किया जा रहा है और न व्यंजन में किया जा रहा है, तो इसे एक अलग से श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है जिसका नाम क्या है? आयोग वाह।
अब यहाँ से आप लोगों की परीक्षा में केवल यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयोग वाह की श्रेणी में किसे रखा गया है, तो अंग और अह को रखा गया है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे हम लोग को जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। अगर स्वर के वर्गीकरण की बात किया जाए तो स्वर को कई भागों में बांटा गया। इनका जो वर्गीकरण है कई आधारों पर किया गया है। तो सबसे पहला जो आधार होगा यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है हम लोगों का मूल स्वर, और जो दूसरा है वो क्या है, दीर्घ स्वर। अब मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे मूल स्वर जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 4। कौन कौन सा, अ, ई, उ और री। ये क्या हो गए, हम लोगों के मूल स्वर हो गए। और जो दीर्घ स्वर है यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है, तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी। इसके अलावा जो बचा वो किस में आ जाएगा, दीर्घ स्वर में आ जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, उ, ए, ओ और औ। और यहाँ पे आप लोग एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो ये स्वर का वर्गीकरण जो ये पढ़ रहे हैं उनको केवल इस 11 स्वर को ही पढ़ेंगे, अंग और अह को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, केवल हम लोग यहाँ पे 11 स्वरों की ही बात करेंगे। ठीक है, अंग और अह की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो वर्गीकरण है केवल 11 स्वरों को ही लेकर किया गया है। अब हम यहाँ पे देखें संधि स्वर जो है, जो ये संधि स्वर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर को क्या कहा जाता है, बीजाती स्वर। और मूल दीर्घ स्वर संधि को क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर को कहा जाएगा सजाती स्वर। ठीक है, तो मूल दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है ना। तो यहाँ पे जैसा नाम से ही क्या लग रहा है, सजाति। सजाति का मतलब सेम एक ही जाति का देखा जाए। जैसे इसमें कौन कौन सा आता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। आ, ई और उ। और यहाँ पे जो आएगा ए, ओ और औ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे सजाति क्यों कहा जाता है। तो अब हम इस आ को देखिए कैसे बना, अ प्लस अ से मिलकर क्या बना, आ बना। और इसी ई से क्या बना, बड़ी ई बना। और इसी ऊ से क्या बना, उ बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अ और अ दोनों क्या है, एक जैसा है, एक समान है, एक ही वर्ण है। और इससे मिलकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। और यहाँ पे देखिए
ई और ई से मिलकर क्या बन रही है, बड़ी ई बन रही है, और ऊ से मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। तो जैसा कि हम अगर अभी आगे देखेंगे कि इसे ही क्या कहा जाएगा, दीर्घ स्वर, क्या कहा जाएगा, दीर्घ वर्ण कहा जाएगा। दीर्घ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक अ और दूसरा अ मिलकर आ बन रहा है, यानी कि इसके उच्चारण में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये किससे मिलकर बना है ना। अ प्लस ई से मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, और अ प्लस ए से मिलकर क्या बना हमारा, ए बना। अ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना, ओ बना, और अ प्लस ओ से मिलकर क्या बना, औ बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, विजातीय स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वर्ण से मिलकर ये हमारा वर्ण बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विजातीय स्वर कहा जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न कर लिया जाता है परीक्षा में कि अ और ई से मिलकर क्या बनेगा, या फिर ए किससे मिलकर बना है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम क्या देखेंगे, उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा है, दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा है, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, यानी जिन स्वर के उच्चारण के लिए कम समय लगे तो वो क्या कहलाएगा, ह्रस्व स्वर कहलाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, ह्रस्व स्वर कहलाएगा। इसमें कौन कौन सा स्वर आएगा, अ, ई, ऊ और री, ये चारों क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि दुगना समय लगे, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। इसमें कौन कौन सा स्वर आएगा, आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। अब यहाँ पे देखिए प्लुत स्वर क्या होता है ना, यानी जिन स्वरों के उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी कि दीर्घ स्वर से भी जिसमें ज़्यादा समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा, यानी दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि अगर किसी का नाम, जैसे हम देखते हैं गोपाल, तो यहाँ पे जो चिन्ह आया है ना, तो
तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, खींचकर बोलते हैं, यानी कि गोपाल। तो यही जो चिन्ह है इसे ही क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और यहां से एक प्रश्न किया जाता है कि पुकारने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। पुकारने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो यहाँ पे चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है, अग्रह कहा जाता है। और एक चिन्ह और है ये ओम, ये भी क्या है, प्लुत स्वर ही है। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर क्या होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का जो अगला हिस्सा है वो भाग लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अग्र स्वर। जैसे हम बोले ई, री, ए, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अग्र स्वर में आएगा। और जब जिन स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का जो बीच का पार्ट है, मध्य भाग है, वो शामिल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, मध्य स्वर कहलाएगा। केवल ऐसा कौन सा स्वर है, अ है। अ बोल के अगर हम लोग चेक करें अ, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अगला है हम लोगों का पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होगा, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो शामिल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पश्च स्वर। इसमें क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, आ, उ, ओ और औ। तो यहाँ हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अगला है चौथा, होठ की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। अगला है होठ की स्थिति के आधार पर। होठ की स्थिति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, केवल 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक है, पहला है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर में क्या होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ये जो हमारा ओठ है, चूंकि ओठ की स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा ओठ है वो क्या होगा, वृत्त की आकृति में बन जाएगा, तो वही क्या होगा, वृत्तमुखी स्वर होगा। जैसे हम अगर चेक करें, जैसे ऊ, तो ऊ बोलते समय हमारे जो ये ओठ की आकृति है वो किस नुमा हो जा रही है, वृत्त नुमा हो जा रही है, तो इसलिए ऊ क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तमुखी स्वर हो जाएगा। उ और ओ, ये हमारा किस में हो जाएगा, वृत्तमुखी स्वर में। और जो बचा वो क्या हो जाएगा, अवृत्तमुखी स्वर में, क्योंकि अगर हम बोले आ, ई, तो ये सब में क्या हो रहा है, मुख की जो आकृति है वो वृत्तानुमा नहीं बन रही है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, अवृत्तमुखी हो जाएगा, ठीक है। आ, ई, ए, ओ और ओ, ठीक है। अगला क्या है, 5वां जो है वो है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है वो कितने भाग में किया गया है, 4 भाग में किया गया है। कौन कौन सा,
पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है अर्ध विपरीत स्वर और चौथा है विपरीत स्वर। तो समृद्ध स्वर में किन किन स्वरों को सम्मिलित किया गया है? ई को और री को, और किसको सम्मिलित किया गया है? ऊ और ऊ को। ठीक है। और अर्ध समृद्ध स्वर में किसको सम्मिलित किया गया है? ओ को और ए को। ठीक है। अर्ध विपरीत स्वर में ए को और औ को, और विपरीत स्वर में केवल आ को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं समृद्ध स्वर क्या होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो मुख है केवल थोड़ा सा एकदम हल्का सा खुलेगा, तो वो किस में रखा गया है? समृद्ध स्वर में। और जिन स्वर का उच्चारण करते समय समृद्ध से थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुलेगा, हम लोग बोल के जैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम ई को बोले तो ई में क्या हो रहा है? इत्तू सा मुख खुल रहा है। और अगर यही ओ को बोले तो ओ में उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुला। और अर्ध विवृत स्वर में देखें तो इसमें क्या होगा? जो विवृत स्वर होगा उससे तो कम मुख खुलेगा, लेकिन अर्ध समृद्ध से क्या होगा? अधिक मुख खुलेगा। जैसे अगर पहले विवृत स्वर को देखा जाए तो आ, इसमें क्या हो रहा है? पूरा मुख खुल रहा है, जो कि किस में है? विवृत स्वर में रखा गया है। और अर्ध विवृत स्वर में क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? विवृत स्वर से कम मुख खुलना चाहिए, और अर्ध समृद्ध स्वर से क्या होना चाहिए? अधिक मुख खुलना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोले ए में क्या हो रहा है? इतना मुख खुल रहा है, और ओ में क्या हो रहा है? इतना मुख खुल रहा है। हम लोग क्या देखेंगे? स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, कि किन स्वरों का कहाँ से उच्चारण किया जाता है, अब हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने जीभ को देखते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? हम लोगों का जीभ है। ठीक है, और ये क्या है? दांत है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का दांत है। और उसके बाद जीभ के यहाँ जो है ऊपर की तरफ वो क्या है? तालु है। और उससे थोड़ा सा जो पीछे है वो क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। और यहाँ उस सबसे पीछे क्या हो जाएगा? हम लोगों का कंठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जो ये अ और आ है। ठीक है, अब हम इसका उच्चारण करते हैं। अ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारे जो कंठ से आवाज आ रही है, यानी कि अ को बोलते समय हम अ को बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आ जो होगा उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब देख रहे हैं अगला क्या है? ई है, और इसका उच्चारण करते समय जो हमारा इसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो कहाँ से हो रहा है? तालु से हो रहा है। फिर उसके बाद उ तो ये तो दिख ही रहा है, उ बोल रहे हैं तो वो कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है? ओठ से हो रहा है ना। उसके बाद क्या है? री, और इस री का उच्चारण क्या है? मूर्धा से हो रहा है। सबसे अच्छा अगर हम जब बोले ट को जब हम बोल रहे हैं तो ट बोलते समय जब जहाँ पे जीभ टच कर रही है वही क्या है? मूर्धा। तो जब हम री बोल रहे हैं री, तो वहां जहाँ पे ट बोलते समय टच कर रहा है जीभ, वहीं पे क्या होगा? री बोलते समय टच करेगा, तो वही क्या है? मूर्धा। यानी कि री का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से हो जाएगा? मूर्धा से होगा। फिर उसके बाद क्या है? ए, और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे, इसका जो उच्चारण हो रहा है कंठ और तालु से कैसे हो रहा है। जैसे कि हम अभी पीछे पढ़े हैं कि जो ये ए है किससे मिलकर बना है? अ और ई से मिलकर बना है ना। तो अब इस अ को देखा जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इस ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है कि नहीं? तो ये कंठ है और ये तालु है, तो इससे मिलकर क्या बना है? ए बना है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य।
कंठ तालब इसका वर्ग होगा और उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, कंठ एवं तालु से। उसी प्रकार इसको हम आगे देखें, ओ को देखें तो इसको भी हमने अभी जस्ट पीछे देखा है कि ये किससे मिलकर बना था, अ और ऊ से मिलकर बना था। और इस अ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। और इस ऊ का जो उच्चारण है वो कहाँ से हो रहा है, हमारा ओष्ठ से हो रहा है। तो इसलिए इसका जो वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। और कंठ एवं होठ इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो यानी कि केवल अगर हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है तो केवल हम लोग री तक, फिर उसके बाद ये दोनों तो मिलकर, इसी से मिलकर ये दोनों बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो था, स्वर जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग का जो अगला क्लास होने वाला है वो होगा व्यंजन। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।